Hello boys and girls, Mohit Agarwal here. Very important video for all the CS students, whether executive or professional, and CMA final students. In this video, we are going to start with ICDR, Issue of Capital and Disclosure Requirement Regulations. Who brought ICDR regulation? On whose recommendations were they brought? Why were they brought? What was the date? इसके पहले कौन सा ICDR था? क्यों ये लाया गया? ये सब आपको इस वीडियो में मिलेगा. Along with the regulations also. I take total approx 6 classes of ICDR. It won't be possible to upload them all, but I am uploading the first class so that you can get a kickstart of your ICDR regulations. Entire framework will be discussed. And my objective is to bring the class aura inside your home as if your home is being turned into a classroom. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको एक अलग जो है अंदाज पढ़ने का समझ में आएगा. एंड ULR अंडरस्टैंड भी करो, लर्न भी करो, रिवाइज भी करो, सब क्लास में हो जाएगा. वीडियो स्टार्ट्स नाउ, वॉच इट. दोस्तों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर सिक्योरिटी लॉ, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन. ठीक है, ICDR. ये जो ICDR नाम का चैप्टर है, ये हम लोग को टोटल 6 क्लासेस लगेंगे खत्म करने में. टोटल इट विल बी 6 क्लासेस चैप्टर. ठीक है, ध्यान लगा करके सुनते जाइए. इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं प्यार से ICDR, इश्यू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस. पहले हुआ करता था ICDR रेगुलेशन 2009 भारत में. 11th of September 2018, 11th of September 2018 को नोटिफाई कर दिया गया अपना ICDR रेगुलेशन 2018, जिसके कारण रिपील कर दिया गया है ICDR रेगुलेशन 2009 को. सो ICDR रेगुलेशन 2009 डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर. इट हैज बीन रिपील्ड बाय ICDR रेगुलेशन 2018. किसने ये किया होगा? सेबी. तो देखो, सेबी जो सिक्योरिटी लॉ पेपर है, उसमें सबसे भयानक टॉपिक ICDR ही है. ठीक है, तो इससे आइडिया लग जाएगा कि तुम सिक्योरिटी लॉ करने लायक हो कि नहीं हो. तो पहला 6 क्लास जो है ना, वो थोड़ा टफ फेज रहता है. फर्स्ट 6 क्लासेस, यू अंडरस्टैंड, ICDR. उसके बाद चीजें जो है वो लाइट हो जाते हैं. ICDR इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ना केवल एग्जीक्यूटिव वालों के है, प्रोफेशनल वालों के भी है. एग्जीक्यूटिव में इसका वेटेज है 15 to 20 मार्क्स. प्रोफेशनल में ये 25 से 40 नंबर तक आता है अलग अलग पेपर्स के अंदर. यू अंडरस्टैंड. तो ये 6 क्लास इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव में तुम्हारा 15 से 20 नंबर का आ जाएगा, और प्रोफेशनल में तुम्हारा ये आराम से आ जाएगा 25 से लेकर के 40 नंबर. वहां 2 सब्जेक्ट में, 2 से 3 सब्जेक्ट में उन लोग पूछ लेता है. तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अच्छे से एकदम ध्यान लगा करके सुनते जाना. ठीक है, ICDR रेगुलेशन अपने सिलेबस में क्या? ICDR रेगुलेशन 2009 है कि 2018 है? ICDR रेगुलेशन 2018 है. स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हम लोग तो 2020 में एग्जाम दे रहे हैं, तो हम लोग को 2020 वाला पढ़ाइए. अरे बाप रे, रेगुलेशन हर साल चेंज नहीं होता. 2009 वाला चेंज हुआ 2018 में. तो सभी के सिलेबस में 2018 जो है वो सिलेबस में रहने वाला है. क्योंकि ये ICDR रेगुलेशन 2018 इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, नाम से पता चल रहा है ना, इस रेगुलेशन में हम लोग को क्या सीखने मिलने वाला है? इश्यू ऑफ कैपिटल. मतलब एक कंपनी जब शेयर इशू करेगा, एक कंपनी जब शेयर इशू करेगा, उसको क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा. नहीं तो क्या होगा, अगर बिना कोई कंडीशन के हम लोग अलाउ कर दें कि आप लाइए ना, पब्लिक इशू लाइए, IPO लाइए, FPO लाइए, आप लाइए इनिशियल पब्लिक ऑफर, आप लाइए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, सब समझाएंगे IPO FPO क्या होता है. तो आप लेकर के आइए ना IPO, आप लेकर के आइए FPO, आराम से पब्लिक इशू लाइए इन द फॉर्म ऑफ IPO FPO. यार हो सकता है पब्लिक को धोखा मिल जाए, हो सकता है एक आंडू पांडू कंपनी भी, एरा गैरा नत्थु कैरा आंडू पांडू ऐसा टाइप का कंपनी जो है वो पब्लिक से ज्यादा रुपया ले ले, जितना उसका औकात है उससे ज्यादा रुपया ले ले. इसलिए हम लोग बोले कि हम लोग एरा गैरा कंपनी को पब्लिक इशू लाने, क्लासिक कंपनी होना चाहिए. अब क्लासिक कंपनी कैसे होगा? कुछ कंडीशन क्या करना पड़ेगा? वो कंडीशन कहां मेंशन रहेगा बताओ ना? ICDR. तो अगर हम लोग को पब्लिक इशू लेकर के आना है तो हम लोग को क्या फॉलो करना पड़ेगा? ICDR रेगुलेशन 2018.
मजाक थोड़ी ना, बाजार से पैसा उठा रहे हैं तो बाजार से हर कोई को थोड़ी ना हम लोग पैसा उठाने दे देंगे। यू विल हैव टू सेटिस्फाई सर्टेन व्हिच आर मेंशन्ड इन आईसीडीआर। इसलिए इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन लाया गया। पहले भी था 2009 में, उसको हटा करके क्या लाया गया, आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बता देते हैं, ये कब से आया कोई मेरे को बता सकेगा? आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 कब से इफेक्टिव हुआ? हाँ, कोई बता सकेगा ये इफेक्टिव कब से हुआ? हाँ, 11th सितंबर 2018। सो इसका इफेक्टिव डेट है 11th of September 2018, from when it was made applicable all over India। अच्छा, इसके आने के पीछे जो बैकग्राउंड है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। क्या हुआ था जून 2017 में? कब? जून 2017 में सेबी क्या किया, सेबी ने एक आईसीडीआर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया। सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड किसको बताओ ना, एक आईसीडीआर का कमेटी बनाया था जून 2017 में, चेक करने के लिए कि जो हम लोग का आईसीडीआर रेगुलेशन है 2009, इज इट कीपिंग पेस विद द इकोनॉमी, इज इट कीपिंग पेस विद द इकोनॉमिक चेंजेस, इज इट कीपिंग पेस विद द न्यू अमेंडमेंट्स कमिंग इन द मार्केट, विद द न्यू कंपनीज एक्ट। क्योंकि समझो कंपनीज एक्ट आया था 2013 और ये आईसीडीआर रेगुलेशन तो आ चुका था आपका 2009 में, यानी नया कंपनीज एक्ट के पहले ही आ चुका था आईसीडीआर रेगुलेशन 2009, कंपनीज एक्ट तो बाद में आया। तो क्या हम लोग का आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 जो नए नए इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमी में चेंजेस आ रहा है, ठीक है, मार्केट बदल रहा है, कंपनीज एक्ट पूरा ही रिपील हो गया, is it keeping pace with the new companies act, is it keeping pace with the economic changes going on, is it keeping pace with the global market practices followed worldwide stock markets? तो क्या वाकई हम लोग का आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 was keeping pace with them? ये पता करने के लिए सेबी ने एक आईसीडीआर कमेटी बनाया। कब बनाया? जून 2017 में सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड आईसीडीआर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर पृथ्वी हल्दिया, चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर पृथ्वी हल्दिया। और फिर क्या हुआ, आईसीडीआर कमेटी जो है ना, आईसीडीआर कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया, ठीक है, आईसीडीआर कमेटी अपना पूरा रिसर्च वगैरह करके रिपोर्ट सबमिट कर दिया। आईसीडीआर कमेटी रिपोर्ट किसको दिया बताओ? सबमिटेड रिपोर्ट टू किसको? सेबी। आईसीडीआर कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया सेबी को कि आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 पुराना हो चुका है, उसको उखाड़ करके फेंक दो, नया रेगुलेशन आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 उन्होंने प्रपोज किया। किसने? आईसीडीआर कमेटी ने प्रपोज किया किसको? सेबी का एक फिक्स कमेटी। आईसीडीआर कमेटी एक एडहॉक कमेटी था। आई रिपीट, आईसीडीआर कमेटी इज अ फिक्स कमेटी, एडहॉक कमेटी फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस एंड देन इट विल बी डिसॉल्व। एक सेबी का फिक्स कमेटी है, पीएमएसी, बोलो। सेबी का एक स्टैंडिंग कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी मतलब वो फिक्स कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी फिक्स कमेटी का नाम है पीएमएसी, प्राइमरी मार्केट, पीएम प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, प्राइमरी मार्केट। तो आईसीडीआर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर पृथ्वी हल्दिया सबमिटेड रिपोर्ट टू किसको? सेबी क्या किया? सेबी फॉरवर्डेड इट, सेबी फॉरवर्ड कर दिया, फॉरवर्डेड इट टू पीएमएसी। बताओ पीएमएसी का फुल फॉर्म? प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, पक्का? और फिर प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी जो है ना, रिकमेंडेशंस को क्या किया? एक्सेप्ट। पीएमएसी एक्सेप्टेड रिपोर्ट ऑफ किसका? आईसीडीआर कमेटी। और फिर सेबी मेड 2000 effective from 11 सितंबर 2018। ये पूरा आईसीडीआर 2018 का बैकग्राउंड था। ये आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा, आपके इंस्टीट्यूट की किताब में भी ये सब आपको नहीं मिलेगा। यू अंडरस्टैंड? ये कहां मिलता है? ये रिसर्च करने पर मिलता है।
ये जो शुरू से जानता है कि हाँ कमेटी में जा रहा है, कमेटी बना दिया गया है, वीडियोस भी हम बनाते आए हैं कि देखो सेबी के पास अब जो है ना आईसीडीआर कमेटी जो है सेबी को रिकमेंडेशन कर दिया है, अब सेबी इसको पीएमएससी में भेजेगा। तो ये सब जो शुरू से फॉलो करते आया होगा, जो यहाँ से फॉलो करते आया होगा जून 2017 से, उसी को ये सब दिखाई देगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अभी जैसे डायरेक्ट टैक्स कोड अचानक से तो नहीं आएगा ना। डायरेक्ट टैक्स कोड का एक क्या है, कमिटी, डीटीसी कमिटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दिया निर्मला सीतारमन जी को। नहीं समझ आया? अब क्या होगा? अरे बोलो, किन लोग को लग रहा है कि डायरेक्ट टैक्स कोड कभी भी आ सकता है? डायरेक्ट टैक्स कोड फुल हैंड, फुल हैंड। जिन लोग को लग रहा है बस डायरेक्ट टैक्स कोड जो है अब आने वाला है, 1 साल 2 साल के अंदर आ जाएगा, फुल हैंड। जिसको ऐसा लग रहा है डायरेक्ट टैक्स कोड, फुल हैंड, फुल हैंड। ओके ओके चलिए आइए, यहां पर आइए, कल बात करेंगे इसके ऊपर। अभी ये वाला तुम्हारा आईसीडीआर वाला क्लियर है क्या? बैकग्राउंड सर, ये सब बैकग्राउंड एग्जाम में पूछेगा क्या? नहीं, बट इससे तुम्हारा बैकग्राउंड पता चलता है। तो इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 हटा करके आ गया 2000। इसका इफेक्टिव डेट बता दो। 11 सितंबर 2018 है क्या? 11th ऑफ सितंबर 2018। मतलब ये लागू कब से किया गया होगा समझ में आ रहा है? 11 सितंबर से लागू किया गया, बट इंस्टीट्यूट कब से लागू किया होगा? जून 2019। यू अंडरस्टैंड? मतलब जो लास्ट टर्म था जून 2019, वो वाले बच्चे भी आईसीडीआर 2018 पढ़े थे। समझ में आया क्या बोले? तो मेरा तो यूट्यूब में फर्स्ट लेक्चर डाला हुआ भी है आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 का, इसलिए आज बहुत सारे बच्चे जो है बोले वही वाला कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास खाली डाला हुआ है, सारा क्लास तो संभव नहीं है, खाली आज वाला क्लास डाला हुआ है और आज तुम आ गए। तो इफेक्टिव डेट है 11 सितंबर 2018। और जून 2017 को सेबी ने क्या किया था? एक आईसीडीआर कमेटी बनाया था। चेयरमैन का नाम बताओ। मिस्टर लगा दिया करो, तुम्हारा दोस्त नहीं है, मिस्टर पृथ्वी हल्दिया। और आईसीडीआर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पृथ्वी, मिस्टर पृथ्वी हल्दिया। सबमिटेड रिपोर्ट टू किसको? सेबी फॉरवर्ड कर दिया प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, ये प्राइमरी मार्केट क्या होता है कोई बता सकता है क्या? प्राइमरी मार्केट क्या होता है? अरे फिक्स क्या, वो तो स्टैंडिंग कमेटी होता है। व्हाट इज प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट कहीं दिखाई नहीं देगा। देयर इज नो फिजिकल बाउंड्री ऑफ द प्राइमरी मार्केट, टेक्निकल शब्द है। व्हेन सिक्योरिटीज आर इशूड, व्हेन सिक्योरिटीज आर issued directly by company to public, when securities are issued directly by company to public, ठीक है? When company issues securities to someone, it is called primary market. इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ ना? मतलब new securities will be issued, simple बोलो। तो समझ आना क्या है प्राइमरी मार्केट। जैसे अगर मान लो से फॉर एग्जांपल एक कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है, इनिशियल कंपनी सिक्योरिटी इशू कर रहा है, फर्दर पब्लिक ऑफर एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। एफपीओ का दो नाम हो सकता है, फर्दर पब्लिक ऑफर या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर या फिर फॉलो ऑन। तो इसमें भी हम लोग किसको इशू कर रहे हैं? हाँ, पब्लिक को। न्यू सिक्योरिटीज आर बीइंग इशूड। तो ये आईपीओ हो या फिर एफपीओ, ये दोनों क्या माना जाएगा? प्राइमरी मार्केट। बोथ आर प्राइमरी मार्केट। यू अंडरस्टैंड? राइट इशू कर रहे हैं, ये प्राइमरी मार्केट होगा कि सेकेंडरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट होगा। तो कई लगाना था, तुमने गलत लगाया। तो जो राइट इशू है वो भी क्या होगा? प्राइमरी मार्केट। ये जो हम लोग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करते हैं क्यूआईपी, जिसमें हम लोग ना सिक्योरिटीज इशू करते हैं क्यूआईबी लोग को, क्या होता है सब सीखेंगे भाई। ये 6 क्लास लगता है, मिनिमम है 6 क्लास। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर लोग को जो हम लोग सिक्योरिटी इशू करते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। So when the securities are issued to qualified institutional buyers, it is called qualified institutional placement. इसमें भी हम लोग नया ही सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? प्राइमरी मार्केट। जब हम लोग प्रेफरेंशियल इशू लेकर के आ रहे हैं, प्रमोटर्स वगैरह लोग को दे रहे हैं, प्रेफरेंशियल इशू लेकर के आ रहे हैं, प्रमोटर्स वगैरह लोग को दे रहे हैं, इसमें भी हम लोग नया ही सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, ये भी क्या है? प्राइमरी मार्केट। जब हम लोग एम्प्लॉय लोग को स्टॉक ऑप्शन प्लान दे रहे हैं, इसमें भी हम लोग नया ही सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, ये भी क्या है? प्राइमरी मार्केट। बुद्धि में नहीं जा रहा है तो आप आईपीओ बोल लो, एफपीओ बोल लो, आप राइट इशू बोल लो, आप प्रेफरेंशियल इशू बोल लो, आप क्यूआईपी बोल लो, आप इसॉप बोल लो, ये सब क्या है?
because the new securities are being by company directly. This called primary market. सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में कंपनी नया सिक्योरिटी इशू नहीं कर रहा है, कंपनी का इशू किया हुआ सिक्योरिटी लोग आपस में खरीदा बेची कर रहे हैं, इन्वेस्टर लोग आपस में खरीदा बेची कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग परचेस सेल कर रहे हैं, आपस में खरीदा बेची कर रहे हैं. नो न्यू सिक्योरिटीज आर बीइंग इशूड बाय द कंपनी. Whatever securities or have already been issued by the company, investors are trading those security among themselves. That's called secondary market. तो सेकेंडरी मार्केट में आईसीडीआर का थोड़ी ना कोई काम है. सेकेंडरी मार्केट में आईसीडीआर का क्या काम? आईसीडीआर मतलब क्या हुआ? इश्यू, ट्रेडिंग थोड़ी ना हुआ. तो सेकेंडरी मार्केट के ऊपर आईसीडीआर एप्लीकेबल नहीं है. सेकेंडरी मार्केट में तो जो होना था वो हो चुका है. अब इसकी टोपी उसके सर चल रहा है, इसकी टोपी उसके सर. रिलायंस क्या अभी बार बार शेयर इशू करता है? तो अभी रिलायंस का जो शेयर का ट्रेडिंग होता है, रोज ट्रेडिंग होता है, कोई खरीदता कोई बेचता है, वो प्राइमरी मार्केट है कि सेकेंडरी मार्केट? क्या सेकेंडरी मार्केट. तो क्या रोज रोज आईसीडीआर रिलायंस फॉलो करते रहेगा क्या? नहीं, नेवर. सो व्हेन द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बीइंग ट्रेडेड, व्हेन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बीइंग ट्रेडेड अमंग द इन्वेस्टर्स, प्राइमरी की सेकेंडरी मार्केट, वहां पर आईसीडीआर एप्लीकेबल कि नॉट एप्लीकेबल? ICDR is not applicable on. तो इसलिए ये किस कमिटी को रेफर किया गया था? प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी. बिकॉज ICDR का रेगुलेशन विल बी एप्लीकेबल ऑन प्राइमरी मार्केट. मक्खन यहाँ तक श्योर. सर आईपीओ एफपीओ ये सब क्या होता है? सर आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, सर राइट इशू क्या होता है, सर प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है, सर क्यूआईपी क्या होता है, सर क्या, सर इसॉप क्या होता है? अरे 6 क्लास लगेगा बेटा, 6 क्लास लगेगा. आज के क्लास में आईपीओ और एफपीओ का आईसीडीआर का रेगुलेशन हम पढ़ाने वाले हैं. ध्यान लगा करके सुनते जाइएगा. आईपीओ और एफपीओ का हम पढ़ाएंगे आईसीडीआर रेगुलेशन. आईपीओ क्या होता है और एफपीओ, आईपीओ एफपीओ में डिफरेंस क्या होता है? दोनों ही प्राइमरी मार्केट माना जाता है. आईपीओ एफपीओ बोथ आर इशूड इन द, दोनों में ही कंपनी सिक्योरिटी इशू कर रहा है. पहली बार जब कंपनी पब्लिक को इशू कर रहा है, पहली बार जब मेरा कंपनी पब्लिक को इशू कर रहा है, पहली बार जब मेरा कंपनी पब्लिक को इशू कर रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ. नहीं समझ में आया? आया ना सर? आया. और एफपीओ समझ में आ रहा है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर. मतलब ऑलरेडी मैंने आईपीओ ला रखा है, ऑलरेडी मैं आईपीओ ला रखा हूं, तो ऑब्वियस मतलब मैं लिस्टेड हूं. अगर आईपीओ ला रहा है तो मैं क्या हूं? ठीक है. अब लिस्टेड कंपनी आईपीओ ला चुका है, उसके बाद वो नया पब्लिक इशू ला रहा है, दैट्स कॉल्ड एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर. जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आरआईएल, ठीक है, बहुत जल्द आप देखेंगे, मार्क माई वर्ड्स, मोटा भाई, बहुत जल्द मतलब 5 साल के अंदर. ये सब मतलब ऐसा नहीं होता कि 2-4 दिन में, 5 दिन में, 5 महीना में हो जाता है. तो बहुत जल्द आप देखेंगे मोटा भाई आरआईएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पब्लिक इशू फिर से लाएगा. तो जब आरआईएल पब्लिक इशू लेकर के आएगा, वो आईपीओ बना जाएगा कि एफपीओ? एफपीओ. सर आपको कैसे पता? इट्स कॉल्ड रीडिंग बिटवीन द लाइंस एंड द वर्ड्स दैट ही सेड. इन द लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ आरआईएल, व्हाट मुकेश अंबानी सेड? ही इज लुकिंग टू मेक द कंपनी डेट फ्री. वी डोंट नो, वी डोंट फॉलो हिम, वी फॉलो समवन एल्स. किन लोग को ये बात पता है? रिलायंस का एजेंट जबरदस्ती जुट्टे हाथ मत उठाना इम्प्रेस करने के लिए. कुछ बच्चे जानबूझ करके हाथ उठा देते हैं इम्प्रेस करने के लिए. बताए थे ये बात? तो बताए थे. हाँ, बताए थे. पता नहीं कितना कुछ बता देते हैं, याद नहीं रहता. ए हाथ उठाओ रे जिन लोग को पता है कि आरआईएल जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का एजीएम में उसके चेयरमैन सर ने, मुकेश अंबानी जी ने क्या बोला? डेट फ्री होना चाहता है. फुल एंड जिन लोगों ने सुना था, डेट फ्री होना चाहता है. सुना था कि ऐसे याद उठा रहा है? हाँ बाबा जी, श्योर? झुट्टा? हाँ, क्या चीज में? क्या चीज में? हाँ, तो डेट फ्री होना चाहता है. बिल्कुल. तो डेट फ्री होना चाहता है, समझो क्या होना चाहता है. तो अब डेट फ्री होने के लिए हमको तो पता ही है कैसे होगा. इतना कमाई नहीं है कि लोन एक बार में चुका दे. अरबों रुपया का लोन है, अरबों रुपया का कर्जा. तो इतना कमाई नहीं है कि 1 साल 2 साल का टर्नओवर से वो अपना डेट ही चुका दे. यू अंडरस्टैंड? तो कैसे होगा? पब्लिक इशू लेकर के आएगा. यू अंडरस्टैंड? अगर पेरेंट कंपनी आरआईएल पब्लिक इशू लेकर के आया, दैट विल बी कॉल्ड एफपीओ.
IPO, follow on public offer. Reliance Jio Infocom Limited, बोलो Reliance Jio Infocom Limited अगर पब्लिक इशू लेकर के आया तो रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड अगर पब्लिक इशू लेकर के आया वो होगा आईपीओ। संभालते जा रहे हैं श्योर। तो आईपीओ क्या होता है? मैं एक अनलिस्टेड कंपनी हूं, मुझे लिस्टेड बनना है और मैं पब्लिक इशू लाना चाहता हूं, तो एक अनलिस्टेड कंपनी भी पब्लिक इशू ला सकता है, दैट इज कॉल्ड आईपीओ। सर अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक इशू ला सकता है? हाँ, अगर आपने द कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा है तो अनलिस्टेड कंपनी जो है वो भी पब्लिक इशू ला सकता है, बट उसको लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लिस्टिंग होना जरूरी नहीं है, लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है। मैं एक अनलिस्टेड कंपनी हूं, आई वॉन्ट टू ब्रिंग आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो मैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, मान लो बीएसई हो गया, एनएसई हो गया, वहां लिस्टिंग का एप्लीकेशन फाइल कर दूंगा, लिस्टिंग के लिए अप्लाई करके मैं आईपीओ ला सकता हूं, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस बीइंग सैटिस्फाइड ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। मैं आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 को सेटिस्फाई करूंगा और मैं आईपीओ लेकर के आ सकता हूं। भले मैं राइट नाउ क्या हूं, अनलिस्टेड, मैं लिस्टिंग के लिए क्या कर रखा हूं, अप्लाई, मेरा स्टेटस है अप्लाइड फॉर लिस्टिंग, मेरा स्टेटस अनलिस्टेड या लिस्टेड नहीं है, अप्लाइड फॉर लिस्टिंग। So unlisted company which has applied for listing can come out with IPO by satisfying all the four conditions of ICD regulation 2018 which we are going to discuss right now. You understand? और ऑब्वियसली बात है आईपीओ, अगर मान लो मेरा लिस्टिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो जो भी रुपया है वो पूरा क्या करना पड़ेगा, रिफंड। मैंने लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया था, रिजेक्ट हो गया तो पूरा रुपया रिफंड, और अगर एक्सेप्ट हो गया यस तो मैं क्या बन जाऊंगा, लिस्टेड। अब फिर मैं 2-3 साल बाद फिर से मैं पब्लिक इशू करना चाहूंगा, एफपीओ, मैं फिर से 2-3 साल बाद पब्लिक इशू करना चाहूंगा, एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। आईपीओ एफपीओ का फर्क समझ में आ गया क्या? बताओ आईपीओ कौन लेकर के आ सकता है, लिस्टेड कंपनी कि अनलिस्टेड विच इज अप्लाइड फॉर लिस्टिंग? आईपीओ कौन लेकर के आ सकता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर अनलिस्टेड ला सकता है कि लिस्टेड? जनरली स्पीकिंग ये तो अनलिस्टेड के लिए है ना रे बाबा। जनरली स्पीकिंग आईपीओ किसके लिए है? आईपीओ लाने पर ही तो मैं लिस्टिंग होऊंगा, नहीं समझ आया? तो जनरली स्पीकिंग आईपीओ किसके लिए है रे बाबा, अनलिस्टेड। और एफपीओ किसके लिए? 100% लिस्टेड। अगर आपका आईपीओ सक्सेसफुल रहा होगा तो आप तो लिस्टेड हो चुके होंगे। तो अगर आप एफपीओ ला रहे हैं तो एफपीओ कभी अनलिस्टेड के लिए होगा? एफपीओ 100% हमेशा किसके लिए होगा, लिस्टेड। संभालते जा रहे हैं। तो जनरली आईपीओ कौन लेकर के आएगा, अनलिस्टेड, और एफपीओ कौन लेकर के आएगा, लिस्टेड कंपनी। पर समझ में आईपीओ एफपीओ का क्या दोनों प्राइमरी मार्केट है? क्या दोनों में ही कंपनी सिक्योरिटी इशू कर रहा है? दोनों ही प्राइमरी मार्केट है, दोनों में कंपनी सिक्योरिटी इशू कर रहा है, दोनों में कौन किसको इशू कर रहा है, पब्लिक को। फॉर द फर्स्ट टाइम आईपीओ, सब्सिक्वेंट टाइम एफपीओ, अनलिस्टेड आईपीओ, लिस्टेड एफपीओ। सो फार सो गुड। अब इसके पहले हम आईसीडीए रेगुलेशन 2018 के भीतर जाए। अभी आईसीडीए रेगुलेशन 2018 हम लोग स्टार्ट नहीं किया, हम पूरा आपको चैप्टर का क्या दिया है, बैकग्राउंड। कृपया करके कॉपी में यहां से लेकर के यहां तक बैकग्राउंड को कॉपी कर लिया जाए, वेरी फास्ट। बहुत कुछ पढ़ना है, अगर आप इतना स्लो जाएंगे तो नहीं होगा। 2 मिनट में जितना कॉपी कर सक रहे करो, 2 मिनट्स। ऐसे भी ये बैकग्राउंड है।
आई थिंक इट्स डन। बीच बीच को कॉपी कर लो ना यार, बैकग्राउंड है यार, पूरा मेरा रिसर्च है, पूरा मत कॉपी करो। एग्जाम में आएगा? नहीं, ये एग्जाम में नहीं आएगा। कहां तक लिखा? इसको ऐसे काट करके लिखना ताकि तुमको पता रहे ना कि 2009 हट करके 2018 है। एक चीज नोटिस किए होगे, बिल्कुल किए हैं सर, ये एक्ट है कि रेगुलेशन है? जैसे हम लोग बोल रहे हैं आईसीडीआर एक्ट, थोड़ी ना बोल रहे हैं, आईसीडीआर एक्ट नहीं बोल रहे हैं, आईसीडीआर रेगुलेशन बोल रहे हैं ना, तो इसको एक्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई बताओ, व्हाई आर वी कॉलिंग इट इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018? हाँ, क्योंकि ये जो आईसीडीआर रेगुलेशन है पार्लियामेंट में पास नहीं होता। It is not passed in the parliament. It has been passed by regulatory body. Regulatory body यानी SEBI, Securities Exchange Board of India. तो क्या फर्क होता है एक एक्ट और रेगुलेशन में? एक्ट हमेशा कहां पास होगा? पार्लियामेंट। सेंट्रल एक्ट है ना, कहां पास होगा? पार्लियामेंट में पास होगा। रेगुलेशन पार्लियामेंट में पास नहीं होगा। इसको रेगुलेटरी बॉडी बनाएगा, रेगुलेटरी बॉडी बनाएगा, और रेगुलेटरी बॉडी को कोई ना कोई एक्ट बनाया होगा। जैसे ये रेगुलेशन आईसीडीआर रेगुलेशन कौन बनाया? सेबी, और सेबी को पावर दिया गया बाय सेबी एक्ट 1992। सो बाय वर्च्यू ऑफ सेबी एक्ट 1992 a regulatory body has been created known as SEBI, and SEBI has been given the power to make regulation. So act gives power to regulatory body to make regulation. Regulation cannot empower the act. Act empowers regulation. Regulation has to depend on the act, but act is independent. You understand what I'm saying? Acts are always difficult to pass. Regulations are very easy to pass. देख ना, टनाटन देख, जून 2017 को कमेटी बना, 2018 में रेगुलेशन आ गया, नहीं समझ में आया। और वहां पर अपना कंपनीज एक्ट देख लो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 2011 में बिल बना, मतलब कमेटी तो उसके और 5 साल पहले बना था, जे ईरानी कमेटी बोलते हैं उसको। कंपनी एक्ट 2013 लाया गया था, जे ईरानी कमेटी, पता ही नहीं है सब कुछ, ठीक है। तो जे ईरानी कमेटी बना, जे ईरानी कमेटी के रिकमेंडेशन पर बिल आया। अच्छा, बिल 2011 में आ गया, लेकिन एक्ट कब आया? 2013, वो भी एंड की तरफ। तो यार एक्ट और रेगुलेशन में फर्क बता दो ना मेरे को, लिखना भी चालू कर दो ना फटाफट एकदम, ये एग्जाम में आ सकता है। हाँ बिल्कुल। एक्ट कौन पास करता है? पास बाय द पार्लियामेंट। रेगुलेशन बाय रेगुलेटरी बॉडी। जैसे रेगुलेटरी बॉडी कौन होगी अपने यहां पर? सेबी। लिख दिया? Act empowers
regulatory body to make regulation. Regulation cannot override act. यहाँ तक डन है ना? अब अपने आईसीडीआर के रेगुलेशन के अंदर जा रहे हैं दोस्तों। हेडिंग लिख दीजिएगा, आईसीडीआर रेगुलेशन दोस्तों, हेडिंग लिख दीजिएगा आईसीडीआर रेगुलेशन फॉर, हेडिंग लिख दीजिएगा ना दोस्तों, आईसीडीआर रेगुलेशन फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ मतलब क्या हुआ? पब्लिक इशू बाय विच कंपनी, बताओ ना, फटाफट बताओ। पब्लिक इशू बाय अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक इशू बाय अनलिस्टेड कंपनी ऑफ, क्या चीज का इशू कर रहे हैं बताओ? हाँ, पब्लिक इशू बाय अनलिस्टेड कंपनी ऑफ इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। अब यहां से क्लास अलग लेवल पर चला जाएगा, इंटरेस्ट वगैरह सब आ जाएगा, रोमांच वगैरह सब आ जाएगा, और बीच में कोई भी क्लास छूटा या घर में नहीं पड़ा तो ट्रेजेडी भी हो जाएगा। सब कुछ आईसीडीआर में। पब्लिक इशू बाय अनलिस्टेड कंपनी ऑफ इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी मतलब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल वारंट, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल वारंट, जो फ्यूचर में हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे? इक्विटी शेयर। तब सुनो, अगर मेरा कंपनी इक्विटी शेयर लाना चाहता है, मेरा कंपनी क्या लाना चाहता है? इक्विटी शेयर इशू करना चाहता है। किसको? क्या मेरे को पब्लिक से रुपया मिलेगा? फटाफट बताओ। एम आई एन अनलिस्टेड कंपनी? क्या मैं एक अनलिस्टेड कंपनी हूं? मैंने लिस्टिंग के लिए क्या कर दिया? अप्लाई। एक अनलिस्टेड कंपनी लिस्टिंग के लिए क्या कर दिया? अप्लाई। अब क्या वो पब्लिक इशू ला सकता है? बाय सेटिस्फाइंग ऑल द 4 कंडीशन। कसौटी पे खरे उतरना पड़ेगा ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करके, क्योंकि आप पब्लिक से रुपया ले रहे हैं। आपको साबित करना पड़ेगा अपने आप को कि आप अरे गरे जाने माने कंपनी है। 4 कंडीशन सेटिस्फाई करो, चारों का चारों कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। एक भी ब्रीच हो गया तो तुमको हम लोग आईपीओ लाने बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में से भी। कंडीशन नंबर 1, अच्छा आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 और स्ट्रिक्ट था, वहां 5 कंडीशन हुआ करता था, उसमें से एक तो हट करके अभी कितना हो गया? नहीं समझ में आया? आया ना सर? तो आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 4 का 4 कंडीशन क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाई। कंडीशन नंबर 1, आपके पास जो नेट टेंजिबल एसेट है, क्या है बताओ ना? नेट टेंजिबल, टेंजिबल के इनटेंजिबल, मतलब पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सब लेंगे कि नहीं लेंगे? ये सब मेरा कौन सा एसेट है? इनटेंजिबल। ठीक है, ये सब बकवास है। सभी बोला इनटेंजिबल एसेट बकवास है, दिखता है नहीं। तुम लोग अपने मन से अपना गुडविल ठोक देते हैं, पेटेंट ठोक देते हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, हम लोग इस सबको नहीं मानते, सब कचड़ा है, हटाओ। हम लोग किसको मानते हैं? टेंजिबल, वो भी नेट
नेट मतलब अगर तुम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लोगे तो ग्रॉस ब्लॉक लोगे कि नेट ब्लॉक लोगे, बिफोर डेप्रिसिएशन कि आफ्टर डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करने के नेट कैश लोगे, कैश नेट टेंजिबल एसेट में कैश आएगा, बैंक आएगा? अरे हाँ, तो नेट सेबी बोला तुम्हारा नेट टेंजिबल एसेट शुड बी मिनिमम 3 करोड़ in each of preceding 3 financial years, full 12 months, पिछले कितना साल? पिछले 3 साल में तुम्हारा नेट टेंजिबल एसेट मिनिमम 3 करोड़। थैंक यू बोलो सभी को, थैंक यू सभी, 3 रखने के लिए, दिमाग में रहेगा ना रे। तो सर इतना छोटा सा बात, भाई छोटा बात भी जरूरी है, याद रहेगा ना भाई। 3 नेट टेंजिबल एसेट कम से कम 3 करोड़ पिछले 3 साल। सर ये फुल 12 मंथ्स क्यों लिखा हुआ है? एक भी दिन, एक भी लम्हा, एक भी पल तुम्हारा 3 करोड़ के नीचे नहीं गया हो। ये 3 साल लास्ट डेट में देखना बैलेंस शीट का, ये 3 करोड़, ये जो 3 साल में देखने बोल रहे हैं, क्या बैलेंस शीट का लास्ट डेट में देखना है कि थ्रू आउट द 12 मंथ्स? हर एक दिन, हर एक लम्हा, हर एक पल पिछले 3 सालों में नेट टेंजिबल एसेट कम से कम 3 करोड़ रहा है। उसके नीचे एक भी दिन, एक भी लम्हा, एक भी पल 3 करोड़ के नीचे नहीं गया पिछले कितना साल में? 3 साल में। मक्खन, तो नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ 3 साल, 3 करोड़ पिछला। यहां तक क्लियर है? अब सुनो, इसमें से बोला गया मॉनेटरी एसेट 50% हो, मॉनेटरी एसेट। अब वो 50% मॉनेटरी एसेट मिनिमम हो कि मैक्सिमम, हम तुमसे पूछना चाहेंगे। रुक जाओ, पहले मॉनेटरी एसेट होता क्या है? मॉनेटरी एसेट मतलब नहीं समझ रहा, विच आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। अरे मॉनेटरी एसेट विच आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू, जो फटाफट कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो सभी क्या चाहेगा? ये 3 करोड़ का जो नेट टेंजिबल एसेट है, इसमें 50% मॉनेटरी एसेट, मतलब मॉनेटरी एसेट ज्यादा हो कि कम हो? मॉनेटरी एसेट मतलब जो फटाफट कैश में कन्वर्ट कर सके, तो ज्यादा हो कि कम हो? कम हो। क्यों? अरे क्यों सर? ऐसे ही अच्छा लगा, रीजन बताओ। रीजन नहीं पता बाबू, हम लोग आपको पढ़ना सीख गए हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज देख करके हम लोग आंसर करते हैं। ज्यादा क्लास होने से भी दिक्कत हो जाता है। तो नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ पिछले कितना साल? 3 साल। मॉनेटरी एसेट अच्छा है कि खराब है? इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, खराब है, पब्लिक के लिए खराब है। अगर कंपनी का ये 3 करोड़ का मान लो नेट टेंजिबल एसेट 100% मॉनेटरी एसेट रहा, मान लो कैश है, कब बोरिया बिस्तर बंद करके अगला दिन साफ, पब्लिक को मौका ही नहीं मिलेगा रोकने का। नहीं समझ आया? क्योंकि सब मॉनेटरी एसेट था, इजीली कन्वर्टेबल इनटू, एकदम है चल रहे, चद्दर बिछा लपेट चलो, रफू चक्कर हो जाएगा। समझ में? 9 2 11 हो जाएगा। तो सेबी चाहता था कि मॉनेटरी एसेट ज्यादा ना हो, ज्यादा मॉनेटरी एसेट नहीं तो भागने में बहुत जल्दी हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, आसानी से भाग जाएगा डैश। तो सेबी इसलिए बोला, इसमें कंडीशन लगा दिया कि नेट टेंजिबल एसेट जो मिनिमम 3 करोड़ है ना, इसमें मैक्सिमम यानी ज्यादा से मैक्सिमम मॉनेटरी एसेट, मैक्सिमम कैन बी कितना परसेंट? 50%, उससे ज्यादा। मतलब अगर मेरा मॉनेटरी एसेट 0 है तो सेबी तो तुमको गले लगाएगा। वही तो बोल रहा है भाई, मॉनेटरी एसेट होना चाहिए कि ज्यादा नहीं होना चाहिए, और है भी तो ज्यादा से ज्यादा 50%, उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। अब मान लो मेरा 50% से ज्यादा मॉनेटरी एसेट है, आई एम हैविंग मोर देन 50% ऑफ द नेट टेंजिबल एसेट, आई एम हैविंग मोर देन 50% ऑफ नेट टेंजिबल एसेट एज व्हाट? मॉनेटरी एसेट। तब ये कंडीशन सैटिस्फाइड कि नॉट सैटिस्फाइड? सेबी बोला सैटिस्फाइड। आप हमको लिख करके दे दो कि आप जो मॉनेटरी एसेट ज्यादा रख के रखे हो वो आप अपकमिंग प्रोजेक्ट में लगा दोगे, और कब तक लगा दोगे वो हमको लिख करके दे दो। हम सेबी को बोले देख भाई मेरा तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, इसलिए हम इतना बैंक में जमा करके रखे हैं, क्योंकि हमको प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। बोला मुझे आप लिख करके दे दो, मेक फर्म कमिटमेंट, मेक टू सेबी, मेक फर्म कमिटमेंट टू दैट वी आर गोइंग टू यूज, मेक फर्म कमिटमेंट टू सेबी दैट वी आर गोइंग टू use the excess monetary asset, make firm commitment to SEBI that we are going to use excess monetary asset in the upcoming projects। मक्खन एकदम। सो पहला कंडीशन मुंह खोल करके बता दो क्या है? नेट टेंजिबल एसेट मिनिमम, नेट टेंजिबल एसेट मिनिमम 3 करोड़,
इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल फाइनेंशियल ईयर, फुल 12 मंथ। अच्छा, नेट टेनेबल एसेट 3 करोड़ 3 साल। अच्छा, मैक्सिमम मॉनेटरी एसेट 50%। इफ मोर देन दैट, मेक फर्म कमिटमेंट टू सेबी टू डिप्लॉय द एक्सेस मॉनेटरी एसेट। मेक फर्म कमिटमेंट टू सेबी टू डिप्लॉय द एक्सेस मॉनेटरी एसेट। डन वाले बोलेंगे डन। दूसरा कंडीशन दोस्तों ये बोला गया, एक तो नेट टेनेबल एसेट वाला हो गया, दूसरा कंडीशन दोस्तों ये बोला गया कि सुनो, तुम्हारा जो प्रॉफिट है क्या है? एवरेज प्री टैक्स, यानी टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट। अच्छा, वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है। क्या लेना है बताओ ना? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब होता है धंधा का प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या होता है पता है? धंधा का प्रॉफिट, धंधा करने का प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाला प्रॉफिट, यही कोर प्रॉफिट होता है। आज मान लो मेरा दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट है, एफडीज में, डिवेंचर्स में, शेयर्स में, वहां से डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काउंट नहीं होगा, वो तो मेरा इन्वेस्टमेंट के कारण आ रहा है। अरे कैसे बच्चे हो? अरे खाली कद में बड़े हुए कि ये भी बड़ा हुआ है? ये सब क्या बताना पड़ेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब धंधा वाला प्रॉफिट, ये क्या बताना पड़ेगा क्या? हाँ, क्या इन्वेस्टमेंट वाला प्रॉफिट लोगे? मान लो मैंने एक फिक्स्ड एसेट बेचा, उसमें प्रॉफिट हुआ, क्या वो लोगे यहाँ पर? नहीं, वो सब क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बचपन में कभी ना कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट सुना होगा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला प्रॉफिट लेना है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वाला नहीं। ठीक है सर, जो आ गया। सो एवरेज प्री टैक्स यानी टैक्स के पहले, एवरेज प्री टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब धंधा वाला। एवरेज बोले तो कुछ साल का एवरेज होगा ना। एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट in any 3 financial years, in any out of immediately preceding 5 financial years। आपको एवरेज 3 सालों को लेना है। वो 3 साल आप कोई सा भी ले सकते हैं पिछले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में कोई भी 3 साल। ठीक है, एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन एनी 3 फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर। मिनिमम 15 करोड़ का तुम्हारा होना चाहिए प्रॉफिट, मिनिमम 15 करोड़। तो तुम्हारा जो एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन एनी 3 फाइनेंशियल ईयर्स, इन एनी 3 फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 5 सालों में तुम कोई भी 3 साल उठा लो। ऑब्वियस बात है, कंपनी पिछले 5 साल में कौन सा 3 साल उठाएगा? जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है कि कम प्रॉफिट है? पिछले 5 सालों में तुम्हारा जो कोई मन तुम 3 साल उठा लो, ऑब्वियस बात है तुम कौन सा उठाएगा? जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। समझ में आया? तो जिन पिछले 5 सालों में जिन 3 सालों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है उनका एवरेज कर दो। वो एवरेज कम से कम कितना आना चाहिए? 15 करोड़, तब तुम एलिजिबल होगा, नहीं तो तुम एलिजिबल नहीं है। क्या लाने के लिए? आईपीओ संभालते जा रहे हैं। मान लो से फॉर एग्जांपल हम ना आईपीओ लाने का सोच रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ठीक है, अगर हम आईपीओ लाने का सोच रहे हैं, कब बताओ ना? फाइनेंशियल ईयर 2021 में हम आईपीओ लाने का सोच रहे हैं। हम मान लो 2021 में खड़े हैं, हम 2021 में खड़े हैं और 2021 में खड़े रह करके हम आईपीओ लाना चाह रहे हैं, तो पिछला 5 साल बताओ क्या क्या हो जाएगा? पिछला 5 साल बताओ, 15 16, 16 17, 17 18, 18 19, ये पिछला 5 साल हो जाएगा ना। 2021 में तो लाएंगे आईपीओ, तो जिस साल आईपीओ ला रहे हैं उसका पिछला 5 साल दिखाई दिया, ये 5 साल। अब मान लो इन लोग का प्रॉफिट मेरे को दिया हुआ है, मान लो इन लोग का प्रॉफिट कुछ ऐसा है, से फॉर एग्जांपल इन लोग का प्रॉफिट है 18 करोड़, फिगर सर इन करोड़ सा, 18 करोड़ है, किसी का 10 करोड़ है, ठीक है, किसी का 20 है, किसी का 16 है, और किसी का से फॉर एग्जांपल दोस्तों 15 है। बताओ, ये पिछला 5 साल है ना। पिछला 5 साल में कोई भी 3 साल होगी कि जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये रहा। 20 वाला ले लेंगे, 18 वाला ले लेंगे, 16 वाला ले लेंगे, है ना। तो 20 प्लस 18 प्लस कितना? 38, 38 और 16 कितना हो रहे? 54, 54 डिवाइडेड बाई 3 साल। अरे 3 का एवरेज करोगे ना, 54 डिवाइडेड बाई 3 साल 18, तो अपने को तो 15 करोड़ चाहिए ना, तो 18 करोड़ आ रहा है। चलेगा कि नहीं चलेगा? कंडीशन इज सैटिस्फाइड। मक्खन, अगर मान लो मेरा सब्सिडरी है, मेरा क्या है, तो ये जो प्रॉफिट है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लेना है। क्या लेना है? तो और अच्छा है, प्रॉफिट तो कंसोलिडेटेड से बढ़ जाएगा, नहीं लॉस भी हो सकता है सब्सिडरी का, अगर लॉस है तो घट भी सकता है। तो जो भी है आपको स्टैंड अलोन नहीं लेना है,
स्टैंड अलोन प्रॉफिट लेना है कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लेना है? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लेना है, अगर मेरा सब्सिडरी है मिला करके लेना है। समझ गए सर? यहां तक क्लियर है? फिर तीसरा कंडीशन बहुत सिंपल है, तुम्हारा जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ नहीं समझ में आता। नेटवर्थ मतलब तुम्हारा औकात, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। कम ऑन टेल मी द फॉर्मूला ऑफ नेटवर्थ। पीयूएससी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो तुम्हारा नेटवर्थ मिनिमम 1 करोड़ होना चाहिए। नेटवर्थ शुड बी मिनिमम 1 करोड़ इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। वही फुल 12 मंथ्स। फुल 12 मंथ्स का मतलब समझ आ रहा है? फुल 12 मंथ्स का मतलब क्या हुआ? लगातार पिछले 3 साल, हर एक महीना, हर एक दिन, हर एक पल तुम्हारा नेटवर्क कितना रहा है? समझते जा रहे हैं? तो नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ 3 साल। कम ऑन, नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ 3 साल, उसमें से मैक्सिमम 50% मॉनेटरी एसेट। इफ मोर देन दैट make firm commitment to, if more than that make firm commitment to SEBI to deploy the excess monetary asset। ठीक है? So net, वापस एक बार, net tangible asset minimum 3 करोड़ 3 साल, 3 करोड़ 3 साल, maximum 50% monetary asset। if more than that make firm commitment to SEBI to deploy the excess in the upcoming project। average pre-tax operating profit, average pre-tax operating profit in any 3 financial year, out of immediately preceding 5 financial year, minimum 15 करोड़। सर यहाँ फुल 12 मंथ्स करिए, अरे तो प्रॉफिट तो 12 महीना के लेगा। प्रॉफिट एक एक दिन का, ये हर एक दिन 15 करोड़ कमा रहे हो? नहीं। क्लियर है क्या? तो पिछला 5 साल में कोई भी 3 साल का एवरेज कर लो। ये प्री टैक्स है कि पोस्ट टैक्स है? नेट प्रॉफिट है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है? स्टैंडअलोन है कि कंसोलिडेटेड है? कम से कम 15 करोड़। ओके। नेटवर्थ मिनिमम 1 करोड़ 3 साल, नेटवर्थ 1 करोड़, मिनिमम नेटवर्थ 1 करोड़ इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फुल 12 मंथ्स। कितना हो गया? बस एक और है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। फोर्थ समझ में आ जाएगा, पहले इंग्लिश फिर हिंदी। इफ कंपनी हैज चेंज्ड इट्स नेम in the last year, if company has changed its name in the last 1 year, if company changed its name in the last 1 year, at least 50% of the total revenue, at least 50% of the total revenue should be out of the activity suggested by the new name. If company has changed the name in the last 1 year, if company changed the name in the last 1 year, at least 50% of its total revenue should be out of the activity suggested by the new name। क्लियर है? मान लो से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एक्स लिमिटेड का, उसका नाम है से फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड। अब मान लो अपने नाम में लगा दिया एक्स रियल एस्टेट लिमिटेड। व्हाट इज द एक्टिविटी सजेस्टेड बाय द न्यू नेम? व्हाट इज द एक्टिविटी सजेस्टेड बाय द न्यू नेम? रियल एस्टेट। तो उसका जो टोटल टर्नओवर आया है ना पिछले साल, टोटल टर्नओवर जो आया ना पिछले साल, कम से कम 50% रियल एस्टेट से आया हो। If company has changed the name in the last 1 year, at least 50% of the total revenue should be out of the activities suggested by the new name। सर नाम में एक्स था, मान लो नाम हम लोग ऐसे कुछ भी रख दिए, पर उसमें कोई एक्टिविटी सजेस्ट नहीं करा, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप नाम चेंज कर रहे हैं तो नाम चेंज सजेस्ट करेगा कुछ ना कुछ एक्टिविटी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? और कंपनी को ना अपना ऑब्जेक्ट, मान लो तुम नाम चेंज कर दिया रियल एस्टेट का, तुमको वो काम जो है ना वो 6 महीना में अपना ऑब्जेक्ट जो है ना अलाइन करना पड़ता है नाम के साथ। तुम ऐसे ही धोखा देने के लिए नहीं कर सकता। एक्स एंड रियल एस्टेट, तुम पहले रियल एस्टेट नहीं करता था, बट जब तुम नाम चेंज कर देगा 6 महीना के भीतर तुमको रियल एस्टेट का काम करना पड़ेगा। और जिस दिन नाम चेंज किया वहां से 1 साल में अगर तुमने 100 करोड़ कमाया तो 50 करोड़ रियल एस्टेट से कमाना पड़ेगा। तो जितना जल्दी चालू कर दोगे उतना बढ़िया है। सर नहीं कमाएंगे तो आईपीओ लाने नहीं मिलेगी। समझ में आया? और सर 6 महीना में अगर जो हम लोग नाम चेंज किए हैं, अगर वो 6 महीना में हम लोग वैसा ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे तो वो नाम चेंज इनवैलिड हो जाएगा, वो नाम चेंज ही इनवैलिड हो जाएगा। खैर वो अभी आज का कंटेंशन नहीं, आज का कंटेंशन है आईपीओ कि वॉट एवर
Name you have changed in the last 1 year. कम से कम 50% of the total revenue should be out of the activity suggested by the new. 4 कंडीशन पूरे दिमाग में बैठ गया होगा. क्या एक अनलिस्टेड कंपनी आईपीओ ला सकता है? लिस्टिंग के लिए अप्लाई करके एंड आईसीडी रेगुलेशन का चारों कंडीशन सेटिस्फाई. 4 में से कितना सेटिस्फाई करना पड़ेगा? 4. नेट टेंडेबल से 3 करोड़ 3 साल. Average pre-tax operating profit in any 3 financial year out of the immediately preceding 5 financial year should be at least 15 crore. Net worth 1 crore in immediately preceding 3 financial year. Net worth 1 crore 3 साल. पक्का? And if company has changed the name in the last 1 year, at least 50% of its total revenue should be out of the activity suggested by the new name. मान लो 4 में 3 हो रहा है, चलेगा क्या? अरे 4 में 3 हो रहा है, इससे तो अच्छा रहता 4 में 0 होता, बात एक ही रहेगा. बताओ 4 में 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, चारों करना पड़ेगा. चारों नहीं सेटिस्फाई होगा तो, चारों सेटिस्फाई नहीं होगा तो आईपीओ लाने नहीं देंगे. क्लियर है? श्योर. अब मान लो लिस्टेड कंपनी है. कौन सा कंपनी है वो? लिस्टेड इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी आईपीओ, वो ये सब चीज कर चुका है कि नहीं कर चुका है? आईपीओ ला चुका है. अब वो एफपीओ लाना चाहते. क्या लाना चाहते हैं? अभी आप सीख रहे थे आईपीओ के लिए आईसीडीआर रेगुलेशन. कितना कंडीशन? 4. अभी हम क्या सिखाने वाले हैं? हाँ, फॉलो ऑन. पब्लिक ऑफर खाली कौन ला सकता है? हाँ, तो लिस्टेड कंपनी जब एफपीओ लेकर के आएगा उसके लिए भी आईसीडीआर रेगुलेशन बनाया गया. घड़ी देख करके 3 सेकंड में खत्म कर देंगे. यहां से खाली 4th पॉइंट है, खत्म. रिविजन. यहां से खाली 4th पॉइंट है, खत्म. मतलब टोटल कितना पॉइंट है? इसी बात का डर था. टोटल 4. 4th एक कंडीशन, खाली एक कंडीशन. और विथ थ्रू विद दिस. तो इफ आई एम अ विच कंपनी? हाँ, मैं लिस्टेड कंपनी हूं क्या? क्या लिस्टेड कंपनी एफपीओ ला सकता है? आंसर इज लिस्टेड कंपनी एफपीओ केवल एक कंडीशन सैटिस्फाई करना पड़ेगा, वो 4th वाला. बस, डन. तो लिस्टेड कंपनी को अगर एफपीओ लाना है ना, उसको खाली एक ही कंडीशन सैटिस्फाई करना है आईसीडीआर में. इफ द कंपनी हैज चेंज्ड द नेम इन द लास्ट 1 year, at least 50% of the total revenue should be out of the activity suggested by the new. पूछो खाली एक क्यों है? वो लिस्टेड है, इज्जत दो यार. दैट कंपनी इज ऑलरेडी, वो लिस्टेड बना ही होगा ये सब सेटिस्फाई करके. कसौटी पे कस चुके हो तुम, उसको कसते ही रहोगे, गिर जाएगा. That's a listed company. Every information of listed company is available in public domain. Each and every information about a listed company is always available in public domain in the stock exchanges. Everything, the financials of the company, the performance of the company, so much so that even the board meetings and the decisions taken at the board meeting are available in the public domain. The important decisions that we take relating to buyback bonus, every price sensitive information is available in public domain. What else you want? How much कसौटी पे खरा उतरना? ओनली 1 कंडीशन. मतलब इफेक्टिवली देखा जाए तो लिस्टेड कंपनी के लिए कितना कंडीशन है? 0. इफेक्टिवली देखा तो लिस्टेड कंपनी के लिए 0. थोड़ी ना नाम चेंज करते रहेगा. अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल, आरआईएल के एप्लीकेशन नाम चेंज किया. अरे बाप दादा के नाम पर चल रहा है, मतलब बाप दादा के जमाने से चल रहा है. तो आरआईएल, ये टाटा सन्स, कई लोग आरआईएल हो गया, टीसीएस हो गया, कई लोग नाम चेंज करेगा. तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? इफेक्टिवली 0. डन वाले बोलेंगे डन. सो फॉर सो गुड, वेरी गुड. पॉइंट नंबर 1. अरे रुक जा भाई, हेडिंग क्या दिया? आईसीडीआर रेगुलेशन. हाँ, क्या लिखा है? आईसीडीआर रेगुलेशन फॉर 2-4 बार लिख रखी है बच्ची. आईसीडीआर रेगुलेशन फॉर आईपीओ, फिर आईपीओ. ICDR regulation for initial public offer, that is public issue by unlisted company of equity shares or convertible security. पक्का? पॉइंट 1 मत लिखना, उसके नीचे लिखो an unlisted company can bring
An unlisted company can bring public issue after making फटाफट after making an application after making an application for listing after making an application for listing in a recognized stock exchange after making an application for listing in recognized stock exchange after making an application for listing in recognized stock exchange after making an application for listing in recognized stock exchange and satisfying all को underline करो satisfying all following four conditions all को underline कर दो फिर लिख दो following four conditions satisfying all following four conditions point number 1 point 1 में लिखना net tangible assets net tangible assets should be minimum 3 crores net tangible assets should be minimum 3 crores फटाफट एकदम net tangible assets should be minimum 3 crores in immediately preceding 3 financial years net tangible asset minimum 3 crores in immediately preceding 3 financial years बिल्कुल in immediately preceding 3 financial years ब्रैकेट में लिख देना full 12 months ब्रैकेट क्लोज फाइनेंशियल के ब्रैकेट में क्या लिखा full 12 months ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप के बाद लिखो maximum 50% of it can be monetary asset maximum 50% of it can be monetary asset and if more than that then make firm commitment to SEBI and if more than that then make firm commitment to SEBI and if more than that then make firm commitment to SEBI and if more than that then make firm commitment to SEBI to deploy make firm commitment to SEBI to deploy make firm commitment to SEBI to deploy excess in the upcoming project to deploy मतलब use excess in upcoming project to deploy excess in upcoming project full stop दोस्तों point number 2 average pre-tax operating profit average pre-tax operating profit average pre-tax operating profit average pre-tax operating profit in बोलते हैं average pre-tax operating profit in any 3 financial years out of immediately preceding 5 financial years in any 3 financial years out of immediately preceding 5 financial years in any 3 financial years out of immediately preceding 5 financial years should be at least 15 crores
should be at least 15 crores on consolidated basis. On consolidated basis. Consolidated basis समझ में आ गया ना, मिला करके. On consolidated basis. On consolidated basis. फॉर्म में कौन सा? 3 में लिख दीजिएगा. नेटवर्थ शुड बी मिनिमम 1 करोड़. नेटवर्थ शुड बी मिनिमम 1 करोड़. नेटवर्थ शुड बी मिनिमम 1 करोड़. नेटवर्थ शुड बी मिनिमम 1 करोड़ in net worth should be minimum 1 crore in immediately preceding 3 financial years. In immediately preceding 3 financial years, bracket में full 12 months. In immediately preceding 3 financial years, bracket में full 12 months. Last condition, point में कौन सा? 4 में लिखो. If company changed its name in last 1 year, if company changed its name in last 1 year, if company changed its name in last 1 year, बोलते हैं if company changed its name in last 1 year, then at least 50% of total revenue, then at least 50% of total revenue should be out of the activity suggested by new name. At least 50% of total revenue should be out of activity suggested by new name. At least 50% of total revenue should be out of activity suggested by new name. At least 50% of total revenue should be out of activity suggested by new name. Next paragraph में लिख दो. Next heading. ICDR regulations for FPO. ICDR regulations for FPO. ICDR regulations for FPO. FPO का full form लिखना. Follow on oblique further public offer. F से follow on या फिर further कुछ भी बोल सकते हो. Follow on oblique further public offer. Follow on oblique further public offer. FPO क्या हो गया? Follow on oblique further public offer. ये कौन लेकर के आ सकता है एफपीओ? मर के भी अनलिस्टेड कंपनी नहीं ला सकता, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी तो पहले क्या लाएगा? समझो, वो अनलिस्टेड है मतलब वो अभी तक पब्लिक इशू नहीं लाए. अगर वो पब्लिक इशू, एक सेकंड, एफपीओ मतलब पब्लिक इशू पहली बार लाना कि सब्सिक्वेंट टाइम? सब्सिक्वेंट टाइम मतलब पहली बार अगर लाया होगा तो नया तो लिस्टेड हो चुका होगा. तो एफपीओ सब्सिक्वेंट टाइम में कौन ला सकता है? केवल लिस्टेड कंपनी. तो हो सकता है एग्जाम में ना तुमको आईपीओ एफपीओ नहीं दे, तुमको खाली बोल दे अनलिस्टेड कंपनी शेयर इशू कर रहा है, तो समझ जाना क्या है आईपीओ. तुमको सीधा बोल दे लिस्टेड कंपनी शेयर इशू कर रहा है, लिख दो दैट इज पब्लिक इशू बाय लिस्टेड कंपनी. 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 कितना कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा? लिख दो. ओनली वन कंडीशन. ओनली वन कंडीशन. Only one condition. Only one condition. डैश देकर लिख दो. कौन सा पॉइंट था? पॉइंट 4 above. Only one condition. पॉइंट 4 above. एग्जाम में भी ऐसे लिख करके आ जाओगे, पूरा लिख देना. If company has changed the name in the last 1 year, at least 50% of the total revenue should be out of the activity suggested by the new name. समझा? अब मेरा क्वेश्चन है, इधर देखो, एक अनलिस्टेड कंपनी को फटाफट कितना कंडीशन? 4. लिस्टेड को नहीं सेटिस्फाई कर सक रहा है. अच्छा, पहले अनलिस्टेड के लिए 5 था, अभी 4. लिस्टेड के लिए पहले 2 था, अभी दोनों में एक एक हट गया. तो क्या हट गया वो हम नहीं पढ़ा रहे, कि समझाएं? नहीं सर, पिछले टर्म में समझाए थे, क्योंकि पिछला टर्म में ताजा ताजा हटा था. अब जैसे कंपनी एक्ट 2013 जब आया था तो बताने का मन भी करता था, बच्चों को भी जाने का मन करता था. 1956 में क्या था, 2013 में क्या था. अभी 2013 में हम लोग बताओ 1956 में क्या था. यू अंडरस्टैंड? एक कंडीशन पहले था, लिमिट था, पब्लिक इशू का लिमिट था. बात छिड़ के तो बोल रहे हैं, पब्लिक इशू का लिमिट था. क्या था?
कि जितना आप पब्लिक इशू ला सकते हैं ना, 5 गुना से ज्यादा नहीं ला सकते अपना नेटवर्क का। तुम्हारा जो इसका मैक्सिमम 5 टाइम्स। एक ऐसे ही रैंडम फिगर बोलो ना, नेटवर्क एक तो बोलो ना। अरे यार एक तो नेटवर्क बोलो ना, थोड़ा नीचे। बाप रे 100 करोड़, 10 करोड़, बाप रे बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत ही ज्यादा। बाप रे 50 लाख दिखा दिया गांजा बुद्धि। 1 करोड़ तो कम से कम होना चाहिए। 1 करोड़ तो भाई कम से कम होना चाहिए। 50 लाख तो आप बोले थे सर थोड़ा नीचे, तो उतना नीचे भी नहीं कि अपना बेवकूफी झलक आ जाए। 1 करोड़ के नीचे कैसे जा सकते हैं दीदी? ओके थोड़ा नीचे बता। 1 करोड़ तो कम से कम होना चाहिए। मान लो एग्जैक्टली 1 करोड़ है, हाँ तो चलेगा, तो ठीक है ना, उसका 5 गुना बोलो ना, 5 करोड़। 5 करोड़ से ज्यादा का आप इशू नहीं ला सकते। अब ये कंडीशन हट गया, ये पहले हुआ करता था 5 टाइम्स ऑफ द नेटवर्क। बोलो ये अब नहीं है, तो बताना भी जरूरी है। जिनको नहीं पता वो 5 टाइम्स ऑफ द नेटवर्क बोलेंगे, तो मेरा बताना भी जरूरी है, हट गया है। अरे क्लियर है क्या? अनलिस्टेड का कितना? 4। अरे 4 मिनट लगा दिया बोलने में। अनलिस्टेड का लिस्टेड, अनलिस्टेड मान लो नहीं सेटिस्फाई कर सक रहा, लिस्टेड एक नहीं सेटिस्फाई कर सक रहा, क्या वो ये आईपीओ एफपीओ सब ला सकेगा? हाँ ला सकेगा। एक उपाय और है, नॉर्मली नहीं ला सकेगा, बट आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 ने एक दूसरा रूट दे दिया। कोई बात नहीं, अनलिस्टेड कंपनी आपसे अगर 4 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, फिर भी हम लोग आपको आईपीओ लाने देंगे। अब ये 4 को साइड कर दीजिए, 2 कंडीशन सेटिस्फाई करिए। Entire issue should be made through book building. Book building. सर बुक बिल्डिंग क्या होता है? एक क्लास का अलग से चैप्टर है सर, अभी शॉर्ट में बिल्कुल बताएंगे। Entire issue should be made through book building. And दूसरा कंडीशन, कम से कम at least 75% of the issue should be given to QIB. At least 75% of the issue should be given to QIB, qualified institutional buyer. Are you alive? 5 मिनट तक आंख बंद था, तो लगा एडजन करना पड़ जाएगा। ठीक है भाई साहब, क्लास निकाल लोगे आज का? अभी और है 40 मिनट, निकाल सकोगे क्लास? तो entire issue should be made through book building and 75% allotted to QIB. At least 75% of the shares must be allotted to QIB, qualified institutional buyer. क्या हुआ बोलो बोलो? अनलिस्टेड से नहीं सेटिस्फाई हो रहे ये 4, और लिस्टेड को एक ठो बोले वो भी नहीं हो रहा है डैश से। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी भी एक उपाय है, बाईपास। दूसरा रूट पकड़ लो। अरे बाईपास का मतलब समझ में आ रहा है? दूसरा रूट बाईपास कर लो, कोई बात नहीं, दूसरा रूट पकड़ लो। एंटायर इशू शुड बी मेड थ्रू बुक बिल्डिंग। तो बाइंडिंग वाइंडिंग होगा क्या? नहीं रे। एंड एटलीस्ट 75% शेयर अलॉटेड टू क्वालिफाइड। समझ में आया? क्या समझ में आया? समझाएंगे अभी। नहीं सेटिस्फाई हो रहा है अनलिस्टेड से 4, लिस्टेड से 1, दोनों को बोला गया आप लोग ये दोनों सेटिस्फाई कर लो। भाड़ में गया, जितना भी कुछ बोले मत सेटिस्फाई करो सब। अंटायर इशू आप बुक बिल्डिंग भी ले आओ, 75% आप क्यूआईबी को दे दो, हम लोग आपको आईपीओ लाने देंगे अगर आप अनलिस्टेड है, एफपीओ लाने देंगे अगर आप। अब ये क्या होता है बुक बिल्डिंग? क्या होता है सुनो, ये बुक बिल्डिंग क्या होता है और ये क्यूआईबी क्या होता है? 75% शेयर क्यूआईबी क्या होता है? ध्यान से सुनो यार, पहले ये वाला समझो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, बाप रे क्वालिफाइड है, इंस्टीट्यूशनल बायर है, राम श्याम जोदू मुदू, इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर में एक लिस्ट दे रखा है सभी, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड कंपनीज आता है। कौन आता है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स आता है, इंश्योरेंस कंपनीज आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आता है, वेंचर कैपिटलिस्ट आता है, पेंशन फंड्स आता है, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन आता है, पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ओ माय गॉड, म्यूचुअल फंड कंपनीज। एक्सपर्ट लोग है कि नहीं है बताओ म्यूचुअल फंड में? पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पीएफआई कौन है?
हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पीएफआई का नाम बताओ। LIC इज द करेक्ट आंसर। इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, फिरंगी लोग, वेंचर कैपिटलिस्ट लोग, पेंशन फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, बाप रे बाप, इन लोग होता है QIB। समझो, मान लो मैं अनलिस्टेड कंपनी हूं, मैं वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो रिस्क बढ़ जा रहा है कि घट जा रहा है? अरे बोलो, पब्लिक को चूना लगेगा, इसका रिस्क क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। सेबी बोला देखो हम लोग पब्लिक को, इन्वेस्टरों को बचाना चाहते हैं, इसलिए देखो हम लोग बोले थे मोहित जी आपका अनलिस्टेड कंपनी, आप ये 4 सेटिस्फाई करो। आप तो नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा वो 4, असंभव है वो 4 मेरे लिए। बोले ठीक है कोई बात नहीं, तब आप एक काम करो, आपको जो आप पब्लिक इशू ला रहे हो उसमें 75% कम से कम QIB लोग को दो, एटलीस्ट 75% QIB। और आगे आज या नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे आप 20% प्रमोटर लोग को लेना पड़ता है, जिसका कम नहीं है उसको 20% खरीदना पड़ेगा, तो बचा कितना रहे? 5%। 5% आप पब्लिक को दो, चूना लगेगा भी तो बहुत कम लगेगा, और पहला बात चूना लगेगा नहीं। तुम 75% अगर किसको बेच रहे हैं, तो QIB लोग क्या बेवकूफ लोग हैं कि एक्सपर्ट लोग हैं? पब्लिक बिना पढ़े बिना पढ़े खरीदेगा, पब्लिक बिना रिसर्च किए खरीदेगा। बिना रिसर्च किए पब्लिक खरीद सकता है, QIB कभी बिना रिसर्च किए नहीं खरीद सकता बाबू। म्यूचुअल फंड कंपनी जब मेरे कंपनी में शेयर खरीद रहा है, म्यूचुअल फंड कंपनी मेरा कंपनी का शेयर, मुझे पैसा ऐसे ही कि ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा परखेगा, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करेगा, परफॉर्मेंस रीड करेगा, नहीं समझ आया, पूरा रिसर्च करेगा कि नहीं करेगा, सक्षम कि नहीं है सक्षम। भाई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बाहर है, म्यूचुअल फंड कंपनी एक्सपर्ट लोग कंप्राइज कर रहा है, PFI ऐसे चल जा रहा है, बैंक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ऐसे चल जा रहा है, ये सब माहिर लोग हैं, महारत हासिल कर रखा है रिसर्च में। तो जब इन लोग मेरे अंदर 75% शेयर खरीद रहा है, कुछ गड़बड़ है कि कुछ अच्छा है? नहीं तो इन लोग खरीदेगा ही नहीं। सेबी बोला देखो तुम 4 सेटिस्फाई नहीं किया, जा जाकर के QIB लोग को 75% बेच करके आ, बेच दिया तो तेरे को पब्लिक इशू लाने देंगे। मतलब सेबी बहुत बड़ा टास्क दे दिया मेरे को, बोला QIB लोग को अगर दिक्कत तो कुछ तो अच्छा होगा तुम्हारे कंपनी में जो हम लोग नहीं देख सक रहे हैं। जो ये 4 कंडीशन जो है ना तुमको रोक रहा है, ये 4 कंडीशन वो नहीं देख सक रहा है जो QIB लोग देख रहा है, और अगर QIB लोग वो देख लिया जो ये 4 कंडीशन नहीं देख सक रहा है, तो पब्लिक को भी हम लोग खरीदने देंगे। फेयर के अनफेयर? I'll give you a classic example why these 4 conditions are not possible for even good companies। जैसे फ्लिपकार्ट, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स कंपनी कौन सा है? इंडिया का लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट। बिल्कुल, एक बच्चा बोलेगा सर वो तो अब फिरंगी हो गया। अच्छा, वॉलमार्ट उसका शेयर खरीद लिया तो वो फिरंगी कंपनी हो गया? कैसा बच्चा लोग कह रहे तुम लोग? अरे समझा, कल को हम अपना शेयर किसी फिरंगी को बेच देंगे तो फिरंगी कंपनी थोड़ी ना हो जाएगा। हिंदुस्तान का लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी बताओ। बिल्कुल फ्लिपकार्ट। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड माय पॉइंट। फ्लिपकार्ट लिस्टेड है कि अनलिस्टेड? अनलिस्टेड है भाई, अनलिस्टेड। इंडिया का स्टॉक मार्केट में वो लिस्टेड नहीं है, इट्स नॉट लिस्टेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो बताओ फ्लिपकार्ट क्या है? हाँ, अनलिस्टेड कंपनी है। अब उसके लिए 4 कंडीशन पॉसिबल थोड़ी ना सेटिस्फाई करना। ई कॉमर्स है, हिंदुस्तान का कोई भी ई कॉमर्स कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाता, दे आर ब्लीडिंग लॉसेस। आज तक फ्लिपकार्ट ने प्रॉफिट नहीं कमाया। क्या कमाया है? लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। तो सब बंद कर देना चाहिए। 45% का ग्रोथ है उसका। कितना? वो भी ईयर ऑन ईयर नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक क्वार्टर में जितना माल बेचता है 45% ज्यादा बेचता है अगला क्वार्टर में। 40% का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्या बात कर रहे हैं आप? प्रोजेक्शन है साल 2 साल में वो प्रॉफिट में आ जाएगा, और जो प्रॉफिट में आ जाएगा उसको खाली 1 साल का प्रॉफिट चाहिएगा पुराने सारे सालों का पाप को हटाने के लिए। जो एक्यूमुलेटेड लॉस है ना उसका, वो 1 साल 2 साल में हट जाएगा वंस इट कम्स इनटू प्रॉफिट। तो अब एक बात बताओ, फ्लिपकार्ट एक अनलिस्टेड कंपनी है, अगर कल को पब्लिक इशू लेना चाहे, लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे खरीदने के लिए? लेकिन वो 4 कंडीशन रोक देगा। उसमें तो 15 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट 15 करोड़ का चाहिए। कहां है एवरेज प्रॉफिट? तो ही नहीं 15 करोड़ का, लॉस है। तो 4 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा। कैसा बात कर रहे हैं?
और जनरली जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होते हैं उसमें टेंजिबल एसेट ज्यादा होता है कि इनटेंजिबल? तो मान लो मैं कोई सॉफ्टवेयर कंपनी हूं, आप बोल रहे हैं टेंजिबल एसेट 3 करोड़ रखो, अरे नहीं है मेरे पास टेंजिबल एसेट, सब इनटेंजिबल है। सॉफ्टवेयर कंपनी का मेन एसेट क्या है? सॉफ्टवेयर। तो कल को सॉफ्टवेयर कंपनी अगर आईपीओ लाना चाह रहा है, वो तो ला ही नहीं सकेगा सॉफ्टवेयर कंपनी आईपीओ। अब उसको बोले 3 करोड़ टेंजिबल एसेट, अरे कितना फर्नीचर खरीदूं, या एक प्लांट मशीनरी ला करके रख दूं, प्रोडक्शन नहीं होगा जीवन में, मशीनरी बड़ा बड़ा ला करके रख दूं, तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए माय फुट, मेरा मेन एसेट सॉफ्टवेयर है जो आप टेंजिबल एसेट में काउंट नहीं करोगे। तो सॉफ्टवेयर कंपनी तो फिर आईपीओ ला ही नहीं सकेगा, ई कॉमर्स कंपनी तो आईपीओ ला ही नहीं सकेगा। इसीलिए बोला गया, हे फ्लिपकार्ट, हे अदर ई कॉमर्स कंपनी, हे अदर सॉफ्टवेयर कंपनी, कोई बात नहीं अगर आप वो सब चार सेटिस्फाई, इतना ही दम है तो क्यूआईबी लोग को कन्विंस करो, हम लोग का माथा मत खाओ, जाओ जाकर के क्यूआईबी को 75% शेयर बेचो। क्या लगता है जब फ्लिपकार्ट आईपीओ लाएगा, 4 तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्या ये वाला सेटिस्फाई हो जाएगा? 50% क्यूआईबी, लोग मरेंगे खरीदने के लिए, मरेंगे लोग खरीदने के लिए, पैसा लगाने के लिए। आराम से 75% ऑफ द आईपीओ विल बी सब्सक्राइब बाय, यू अंडरस्टैंड? और वैसे लिस्टेड अगर वो एक सेटिस्फाई तो 75% क्यूआईबी करेगा, क्योंकि क्यूआईबी खरीद लिया कुछ तो फिर पब्लिक को भी मजा लूटने दो, इससे पब्लिक का रिस्क क्या हो जाएगा? और कल को अनहोनी हो भी गया 5% के साथ ही तो होगा, उतना क्या है तो है, इतना आबादी है 5% का, क्या पता चलेगा, जलता तवा में पानी का एक बूंद की तरह। अरे 5% बहुत कम होता है, अंडरस्टैंड? सर 75 हटाया 25 बचेगा, अरे 20% तो प्रमोटर लेगा, बचा कितना? 5। समझ गए सर? ये वाला समझाइए ना सर, सर ये वाला समझाइए ना, क्या ये एंटायर इश्यू शुड बी मेड थ्रू, क्या बताइए? बुक बिल्डिंग। अब ये क्या एंटायर इश्यू शुड बी मेड थ्रू? बुक बिल्डिंग में क्या होता है ना, कंपनी फाइनल प्राइस फिक्स नहीं करता शेयर का, मैं वो 4 सेटिस्फाई नहीं कर सका ना बाबू, या मैं लिस्टेड हूं तो वो एक सेटिस्फाई, तो मेरे हाथ से चला गया फाइनल प्राइस फिक्स करने का पावर शेयर का, वो अब हम फिक्स नहीं करेंगे। rather than fixing the final share price, company will fix a price band. Book building, what is book building? Book building is an investor driven pricing technique. Bolo. Book building is an investor driven pricing technique in which the final share price is determined by the investor. It's an investor logo का pricing technique. Investor driven pricing technique in which the final share price is going to be determined by the investor. Company, instead of fixing the final price, fixes a price band consisting of a floor and a cap, in which the cap price cannot exceed 20% of the floor price. Company final price fix नहीं करेगा रे, प्राइस बैंड फिक्स करेगा, एक बैंड फिक्स कर, रेंज फिक्स कर देगा, रेंज में एक फ्लोर प्राइस रहेगा और एक कैप प्राइस। द कैप प्राइस शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द फ्लोर प्राइस। मान लो ऐसा रख सकते हैं क्या, 100 से 120, प्राइस बैंड 100 रुपया से 120 रुपया रख सकते हैं क्या? ये 100 क्या हो गया? फ्लोर की कैप, फ्लोर, ये कैप हो गया, नीचे पहनने लगा है। इन विच अ कैप कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ द फ्लोर प्राइस। ओए 80 से बोलना फटाफट, 82, अरे जैसे 100 से 120 से 82, 100, जो 100 बोल रहा है वो गांजा पान कर रहा है। 82, 96 है बेटा, कैप कैन नॉट एक्सीड 20 रुपीज नहीं बोला गया, 20%। तो 80 का 20% कितना होता है? 16। 80 का 20% 16, तो 16 का गैप हो सकता है 96, पक्का? है बेटा 50 से 40 से रनिंग बॉय, बास्केटबॉल, फुटबॉल सब साथ में घुसाएंगे, सब टोटल साथ में। पढ़ने लिखने का तरीका होता है, क्लास में बैठ करके एकदम गरम गरम चाय दे, गरम गरम चाय,
40 से बताओ रे। अरे सुन ना, ऐसा कर सकते हैं क्या 100 से 110? हाँ, कैप शुड नॉट एक्सीड 20%। तो इतना तो चलेगा ये। मैक्सिमम कैप यहां पर कितना हो सकता है? 120। पक्का? अब प्राइस बैंड रख दिया गया 100 से 120। नाउ बिड्स विल बी इनवाइटेड। सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है आजकल। इलेक्ट्रॉनिकली बिड्स विल बी फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। इलेक्ट्रॉनिक बिड्स विल बी इनवाइटेड। कोई बिड किया, मान लो ये 100 से 120 रखे थे हम लोग, 100 से 120, कोई बिड किया 120, कोई बिड किया 100, कोई बिड किया 105, कोई 111। हाईएस्ट बिड जो हुआ ना 120, वो शेयर प्राइस नहीं होगा। वो शेयर प्राइस बनेगा जिस प्राइस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ने बिड किया। ज्यादातर इन्वेस्टर ने 111 रुपया पर बिड किया, 111। कुछ गरीब इन्वेस्टर ने 100 रुपया भी बोला, कुछ अमीरों ने 120 भी बोला। मैक्सिमम नंबर ऑफ बिड्स कितना पड़ा है? 111। वो फाइनल शेयर प्राइस हो जाएगा। तो कंपनी इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द फाइनल प्राइस फिक्सेस अ प्राइस बैंड consisting of floor, cap. Cap cannot exceed 20% of the pool. Now the bids are invited electronically from the prospective investors. That price will become the final share price at which the maximum number of bids have come, which may not be necessarily the highest share price. Highest share price is not necessarily the highest bid is not necessarily the share price. That price becomes the final share price at which the maximum number of investors have bidded. तो अगर आपसे वो 4 और ये 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बुक बिल्डिंग कर दो, और बुक बिल्डिंग के अलावा और क्या कर दो? 50% कर दो, दोनों कर दो, तब आपको हम लोग आईपीओ एफपीओ लाने देंगे। लिख दो नेक्स्ट पैराग्राफ में। इफ अनलिस्टेड कंपनी इफ क्या लिखा? इफ अनलिस्टेड कंपनी fails to satisfy if unlisted company fails to satisfy the 4 conditions or listed company fails to satisfy that one condition or listed company fails to satisfy that one condition or listed company fails to satisfy that one condition, then also they can come out with IPO, then also they can come out with public issue. Then also they can come out with then also they can come out with public issue by satisfying following 2 conditions. By satisfying following 2 conditions. By satisfying following 2 conditions. Point number A, entire issue should be made through book building. Entire issue should be made through book building. Entire issue should be made through book building. Continue करके लोगों को book building क्या होता है? Full stop के बाद क्या लिखा? Entire issue should be made through book building. Full stop. Continue करके लिखो. It's an investor driven pricing technique. It's an investor driven pricing technique. It's an investor driven pricing technique. It's an investor driven pricing technique in which company instead of fixing the final share price, फटाफट लिखो, company instead of fixing the final share price, company instead of fixing the final share price, company instead of fixing the final share price, comma, fixes a price band. Company instead of fixing the final share price fixes a
price band. Company instead of fixing the final share price fixes a price band consisting of floor price and cap price. Price band consisting of floor price and cap price. Consisting of floor price and cap price, in which cap price cannot exceed 20% of the floor price. Cap price cannot exceed 20% of the floor price, in which cap price cannot exceed 20% of the floor price, in which cap price cannot exceed 20% of the floor price. Full stop. Now the bids are invited from the investors. Now the bids are invited from the prospective investors. Now the bids are invited from the prospective investors. Now the bids are invited from the prospective investors. And that price at which maximum number of bids have come, and that price at which maximum number of bids have come, and that price at which maximum number of bids have come, that price at which maximum number of bids have come shall become the final share price. That price at which maximum number of bids have come shall become the final share price. That price at which maximum number of bids have come shall become the final share price, which may not be necessarily the highest bid, which may not be necessarily the highest bidding price, which may not be necessarily the highest bidding price, which may not be necessarily the highest bidding price, which may not be necessarily the highest bidding price. Point number B. At least 75% of shares, at least 75% of shares must be allotted. At least 75% of shares must be allotted to QIBs. At least 75% of shares must be allotted to QIBs like mutual fund companies, comma, PFIs, like mutual fund companies, comma, PFIs, comma, banks, comma, insurance companies, comma, FIIs, foreign institutional investors, comma, venture capitalists, etc. Venture capitalists, etc. Just go through. If you have any doubt to ask, then ask.
एक बच्चा का क्वेश्चन है सर, एक प्राइवेट कंपनी अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो आईपीओ ला सकता है क्या? आईसीडीआर देखो तब पढ़ना चाहिए जब तुमको प्राइवेट कंपनी पता हो क्या होता है, पब्लिक कंपनी पता हो क्या होता है। इंस्टीट्यूट बेचारा फाउंडेशन से कोशिश करते आया है। प्राइवेट कंपनी क्या कभी जनरल ऑफर ला सकता है? प्राइवेट कंपनी तो मर के भी कभी जनरल ऑफर नहीं ला सकता। और ये आईपीओ एफपीओ ये सब तो जनरल ऑफर है, पब्लिक ऑफर है। यू अंडरस्टैंड? तो प्राइवेट कंपनी क्या कभी भी पब्लिक इशू ला सकता है? नहीं ला सकता। प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक इशू नहीं ला सकता, वो उसका डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। क्या प्राइवेट कंपनी फिर भी लिस्टेड हो सकता है? प्राइवेट कंपनी फिर भी लिस्टेड हो सकता है। क्या लिस्टेड हो सकता है उसका? डिवेंचर लिस्टेड हो सकता है, शेयर कभी भी लिस्टेड नहीं हो सकता। प्राइवेट कंपनी का डिवेंचर बॉन्ड लिस्टेड हो सकता है। वो भी डिवेंचर बॉन्ड वो पब्लिक इशू में नहीं लाया था, प्राइवेट प्लेसमेंट करके लाया था, सेक्शन 42 वाला। ये सब पढ़ाया हुआ है बहुत पहले भी। ये सब कंपनी लॉ में बेस वगैरह एकदम मजबूत कर दिया गया है। आईसीडीआर समझने के लिए तुमको ये सब बेसिक चीज आना चाहिए। हाँ बोलो। अच्छा अनलिस्टेड कंपनी बोलना चाह रहे थे, तब ठीक है, तब ठीक है भाई। इंटरव्यूज वगैरह में ऐसा गड़बड़ मत कर देना, अंदर में सोच लिया करो। हाँ अनलिस्टेड कंपनी यदि आईपीओ लाना चाहता है और यदि नाम चेंज नहीं कर रहा है तो 3 करेगा, 4 नहीं करेगा। इफ नहीं लिखवाए हैं क्या? यदि 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 अगर 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 ऐसा हुआ तो पढ़ लो, कोई बात नहीं। प्राइवेट कंपनी नहीं बोलना चाह रहा था ना, कोई बात नहीं। कोई बच्चों को जिनको नहीं पता था उनको पता चल गया उसके माध्यम से। पढ़ लो, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? आज का क्लास यहीं तक रखेंगे।